रामपुर गांव, जो कि घने जंगलों और पहाड़ियों से घिरा हुआ था, बाहर की दुनिया से लगभग कटा हुआ था। यहाँ लोग बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से रहते थे, परंतु हर गांव की तरह इस गांव की भी अपनी रहस्यमयी बातें थीं। यहाँ एक पुराना खंडहर हो चुका हवेली था, जो गांव से थोड़ी दूरी पर स्थित था। इसे चेतना हवेली के नाम से जाना जाता था। कोई नहीं जानता था कि इसे चेतना हवेली क्यों कहा जाता था, परंतु इस हवेली के बारे में एक डरावनी बात प्रचलित थी कि जो भी इसके अंदर गया वह कभी वापस नहीं आया। अंकित, जो कि गांव का एक युवा लड़का था, इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। वह साहसी था और इन अफवाहों के वो केवल बकवास मानता था। गांव के बुजुर्गों ने उसे कई बार चेतावनी दी थी कि हवेली के पास भी न जाए, लेकिन अंकित का मन बार बार उसे हवेली की ओर खींच रहा था। वह चाहता था कि वह अपने दोस्तों को यह साबित कर सके कि ऐसी कोई भी चीज नहीं होती जो इंसान को गायब कर दे। एक दिन अंकित ने ठान लिया कि वह हवेली के अंदर जाएगा और इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। उसके दोस्त राहुल, नेहा और सुरेश उसके साथ जाने को तैयार हो गए। चारों दोस्तों ने योजना बनाई कि वे शाम ढलने से पहले हवेली में प्रवेश करेंगे, ताकि समय रहते वे लौट सकें। शाम का समय था। चारों दोस्तों ने अपने हाथों में टॉर्च ले रखी थी और हवेली की ओर चल पड़े। हवेली के पास पहुंचते ही वहां का वातावरण अजीब सा लगने लगा। हवेली के आसपास की हवा में एक अनकही ठंडक थी। पेड़ पौधे बिल्कुल निर्जीव लग रहे थे और पक्षियों का चहचहाना भी बंद हो चुका था। हवेली का दरवाजा टूटा हुआ था और जैसे ही वे अंदर गए, एक भयानक बदबू ने उनका स्वागत किया। अंदर का माहौल बहुत ही डरावना था। दीवारों पर फफूंद लग चुकी थी, छत से जाले लटक रहे थे और फर्श पर धूल की मोटी परत बिछी थी। अचानक एक जोर की आवाज आई, जिससे वे सभी चौंक गए। उन्होंने देखा कि एक दरवाजा अपने आप खुल गया। अंकित, जो सबसे आगे था, बोला, चलो देखते हैं इस दरवाजे के पीछे क्या है। दरवाजे के पीछे एक लंबी अंधेरी गैलरी थी, जो किसी गहरे अंधकार में जा रही थी। चारों ने अपनी टॉर्च की रोशनी गैलरी में डाली और धीरे धीरे अंदर बढ़ने लगे। गैलरी के अंदर एक अजीब सी घुटन और डरावना माहौल था। जैसे ही वे थोड़ी दूर पहुंचे, नेहा अचानक रुक गई। उसने अंकित का हाथ पकड़ लिया और धीमी आवाज में कहा, मुझे यहाँ कुछ अजीब लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई हमें देख रहा है। सुरेश ने भी सहमति में सिर हिलाया। हाँ, मुझे भी कुछ गलत लग रहा है। अचानक हवा तेज हो गई और उनके चारों ओर अजीब आवाजें गूंजने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत गहरे से कराह रहा हो। गैलरी के अंत में उन्हें एक बड़ा कमरा दिखा, जिसके बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की मेज रखी हुई थी। उस मेज पर एक पुराना लालटेन रखा था, जिसमें अभी भी हल्की सी लौ जल रही थी। ये देखकर सब चौंक गए, क्योंकि उस खंडहर हवेली में किसी जीवित व्यक्ति का होना असंभव था। जैसे ही उन्होंने कमरे के अंदर कदम रखा, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। सब डर के मारे चिल्लाने लगे, लेकिन अंकित ने उन्हें शांत किया। डरो मत, ये सब हवा की वजह से हुआ होगा। अचानक कमरे के कोने में एक साया प्रकट हुआ। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। साया बेहद डरावना और धुंधला था, मानो किसी की आत्मा हो। उसकी आंखें आग जैसी लाल थीं और उसका शरीर जैसे हवा में खुलता जा रहा था। वह साया सीधे अंकित की ओर बढ़ा और उसने गहरे स्वर में कहा, तुमने चेतावनी को नजरअंदाज किया। अब तुम सब मरोगे। साया की आवाज सुनते ही चारों दोस्त दहशत में आ गए। राहुल ने सबसे पहले दरवाजे की ओर दौड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था और वह किसी भी कीमत पर खुलने का नाम नहीं ले रहा था। साया उनके चारों ओर घूमने लगा और कमरे की दीवारों पर परछाइयां खेलने लगी। नेहा ने घबराते हुए कहा, हमें यहाँ से निकलना होगा, ये जगह शापित है। अंकित ने दीवार के पास पड़े एक पुराने हथौड़े को उठाया और दरवाजे पर मारने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने हथौड़ा उठाया, साया जोर से चिल्लाया और अंकित की ओर झपट पड़ा। उसने अंकित को पकड़ लिया और उसे जमीन पर पटक दिया। अंकित जोर से चीखने लगा, लेकिन उसकी आवाज जैसे हवा में घुलती जा रही थी। उसकी आंखों से खून बहने लगा और उसकी पूरी शरीर जड़ हो गई। राहुल, नेहा और सुरेश ने डर के मारे अपने अपने कोनों में छिपने की कोशिश की, लेकिन साया अब पूरी तरह जाग चुका था। उसकी हंसी कमरे में गूंज रही थी, मानो वह उनके भाई का मजाक उड़ा रहा हो। साया ने कहा, तुम लोग मूर्ख हो। इस हवेली में जो भी आता है, उसकी चेतना मुझ में समा जाती है। मैं वर्षों से भूखा था और तुम मेरी भूख को शांत करने आए। राहुल ने साहस जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? क्यों कर रहे हो ऐसा?
साया हंसा और बोला, मैं वही हूँ जो चेतना के पीछे छिपा है। मैं वह हूँ जिसने इस हवेली को अपना घर बनाया। जो भी यहाँ आता है उसकी चेतना मुझ में विलीन हो जाती है और वह कभी वापस नहीं जा पाता। नेहा ने कांपते हुए पूछा, क्या हम मरने वाले हैं? साया ने कहा, तुम्हारे शरीर मर सकते हैं, लेकिन तुम्हारी आत्माएं यहाँ हमेशा के लिए कैद हो जाएंगी। अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा है। सुरेश, जो अब तक बिल्कुल चुप था, ने अपनी जेब से एक छोटा सा धार्मिकता बीज निकाला। यह ताबीज उसकी दादी ने उसे दिया था और कहा था कि इसे हमेशा अपने पास रखना। सुरेश ने ताबीज को साया की ओर बढ़ाया और मंत्र पढ़ने लगा। साया एक पल के लिए रुक गया। उसकी लाल आंखें धुंधली होने लगी और उसकी आवाज धीमी पड़ने लगी। सुरेश को इस पर विश्वास नहीं हो रहा था कि ताबीज वास्तव में काम कर रहा था। लेकिन साया ने अचानक एक आखिरी जोर से चिल्लाते हुए कहा, तुम मुझसे बच नहीं सकते। और पूरी हवेली हिलने लगी। कमरा धूल से भर गया और सब कुछ धुंधला हो गया। जब धूल छटी, सुरेश, राहुल और नेहा ने देखा कि अंकित गायब था। हवेली का दरवाजा अब खुल चुका था, लेकिन अंकित कहीं नहीं था। तीनों ने वहां से भागते हुए गांव की ओर दौड़ लगाई। जब वे गांव पहुंचे और अपने घरों में सुरक्षित हुए, तो उन्हें महसूस हुआ कि अंकित अब कभी वापस नहीं आएगा। चेतना हवेली का रहस्य अभी भी अनसुलझा था। हवेली अब और भी डरावनी हो गई थी, क्योंकि अब उसके भीतर अंकित की चेतना भी हमेशा के लिए कैद हो चुकी थी। गांव वालों ने तीनों की कहानी सुनकर हवेली के पास जाना सदा के लिए बंद कर दिया। चेतना हवेली अब एक नया शिकार ढूंढने के लिए तैयार थी, जो उसकी भूख को शांत कर सके।